नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि अभी जो आगामी परीक्षा होने वाली है प्री नीट टर्म, मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। हिंदी में होता है जो यहाँ लिखा है कि पूर्व मध्यावधि परीक्षा। तो पूर्व मध्यावधि परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या पढ़ना है, शुरू की पुस्तक से कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और व्याकरण भाग में आपको क्या क्या पढ़ना है, यह क्रमवार आज हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि पूरा कंप्लीट सिलेबस ग्रामर का आ जाए। लिटरेचर तो आपके बुक में है ही, बट ग्रामर का एक बार रिवीजन मैं करवा देना चाहता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें संपूर्ण ग्रामर व्याकरण भाग जो है संधि, धातु रूप, शब्द रूप और प्रत्यय इत्यादि जितने आपके पाठ्यक्रम में हैं वो सब इसमें शामिल हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है सिलेबस, एक बार हम देख लें कि जो शूरवीर पुस्तक है उससे चैप्टर नंबर 1 पूरा प्रगच्छरे और दूसरा चैप्टर है मम प्रिय विद्यालय। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर चत्वारि प्रिय मित्राणि। बच्चे आप ध्यान देंगे कि हम लोगों को यही 3 जो है पढ़ना है। पहला पूरा प्रगच्छरे, दूसरा मम प्रिय विद्यालय और चत्वारि मित्राणि। यही 3 चैप्टर से हम लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रहे हमेशा कि इन तीनों ही चैप्टर से आपको MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप लोगों के उत्तर पुस्तिका में लिखाया गया है। और अध्याय के बीच से भी प्रश्न हो सकते हैं। मुख्य रूप से आइए हम यहाँ देखते हैं व्याकरण में सबसे पहले संधि है, तो संधि को एक बार रिवीजन करके हम लोग देखते हैं। इसका सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ। आइए हम यहाँ एक बार थोड़ा लिख के भी देखते हैं। सूत्र क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ। सूत्र हो जाएगा अका सवर्ण दीर्घ। इस सूत्र से दीर्घ संधि होता है। ध्यान रहे कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार हमको दीर्घ संधि ही मात्र पढ़ना है, केवल दीर्घ संधि पढ़ना है, ये बात ध्यान रहे। अब ये सूत्र हो गया, परिभाषा इसका क्या होगा कि अक प्रत्याहारस्य परे यदि सवर्ण संज्ञा स्यात् तर्हि दीर्घ भवति। दीर्घ संधि का ये परिभाषा हुआ। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस अंक के अनुसार कि जैसे ही यहाँ अका सवर्ण दीर्घ कहा तो अक क्या है? प्रत्याहार है। और इन प्रत्याहार के परे अर्थात बाद में यदि सवर्ण संज्ञाएं होती हैं, सवर्ण से तरही दीर्घ बहुत वहीं पे दीर्घ होता है। सवर्ण क्या है? अ का सवर्ण
यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दीर्घ संधि में होगा वह हमेशा दीर्घ ही होगा, चाहे ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई जोड़ें या दीर्घ ई और दीर्घ ई जोड़ के करें तो वह हमेशा दीर्घ ही होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, ई ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, और ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर ई दीर्घ ई। हमने यहाँ क्या देखा कि जब भी वह ह्रस्व के साथ या दीर्घ का संयोग कराएं या दीर्घ दीर्घ से संयोग कराएं या फिर ह्रस्व ह्रस्व से संयोग कराएं, यह दोनों का फाइनली दीर्घ ही होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि दीर्घ संधि में चाहे जिससे भी संयोग हो अ या आ सवर्ण जो होता है वह हमेशा दीर्घ ही होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक दो उदाहरण हम देखें, जैसे यथा देखें, जैसे विद्या आकार का देखें, विद्या जोड़ आलय। हमने यहां देखा विद्या जोड़ आलय, तो यहाँ पूर्व जो वर्ण है, पूर्व वर्ण का अंतिम जो वर्ण में है ये आकार है। क्या है? आकार आ, और आलय का भी आ, तो आ जोड़ आ बराबर आ ही होगा। इसलिए ये दोनों संयुक्त हो जाएगा और दोनों संयुक्त होने के नाते दीर्घ हो जाएगा। इसलिए विद्यालय ये पूरा जो है विद्यालय बन जाएगा। अब एक इकार का दिखाते हैं, जैसे कपि जोड़ इंद्र। ध्यान देंगे। अब यहाँ इकार जो है कपि पद के अंतिम वर्ण का जो ह्रस्व इकार है, यहाँ हम लिखते हैं ह्रस्व इकार, और इंद्र शब्द के प्रथम वर्ण का इंग, ये भी ह्रस्व हो गया। हमने क्या यहाँ समझा इन परिभाषा के माध्यम से कि जब भी दीर्घ संधि में ह्रस्व ह्रस्व मिले, ह्रस्व दीर्घ मिले या दीर्घ दीर्घ मिले, हमेशा दीर्घ ही होगा। इसलिए ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई। तो यहाँ ई है, अब आइए इसको संयोग करके मिलाते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा क, और क का इकार निकाल के यहाँ रखा गया और इंद्र का इकार जो है यहाँ रखा गया, अर्थात दोनों मिल करके एक हो गए, ह्रस्व ह्रस्व मिल करके एक हो गए। तो यहाँ जब अब कपि में पद में ई जो ह्रस्व था अब दीर्घ हो जाएगा, अ का सवर्ण है दीर्घ सूत्र से, तो इसलिए यहाँ बन जाएगा कपिंद्र। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हम लोग का रहा संधि में। दीर्घ संधि केवल हम लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अगला जो आता है शब्दरूप। शब्दरूप में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है बालक शब्दरूप। आप यहाँ देख रहे हैं लता और बालक शब्दरूप है। तो एक हम बता रहे हैं कि बालक और लता बहुत ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप या तो प्रत्यय याद कर लीजिए, नहीं तो अकारांत पुल्लिंग बालक है, ये पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, दो ही आपको याद करना है, एक स्त्रीलिंग में एक पुल्लिंग में। तो लता क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है। लता क्या है? लता जो है आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग है। हमेशा ध्यान रहे कि प्रायः जो है आकारांत स्त्रीलिंग ही शब्द होते हैं। कुछ शब्दों को छोड़ करके हम बता देंगे आगे कि प्रायः जो है
इसलिए ये अकारांत हुआ। क में अ है इसलिए ये अकारांत हुआ। ये आकारांत और ये अकारांत, ये आकारांत पुल्लिंग हो गया। अब यही साधु रहता तो ध में उकार हो जाता तो क्या होता, उकारांत हो जाता। नदी शब्द रहता तो नदी के द में इकार है इसलिए इकारांत हो जाता। तो पदों को हम जानेंगे, इसको इतनी सी कहते हैं कि लता अर्थात आकारांत, बालक अर्थात अकारांत। तो हम ये ध्यान रखें कि जितने भी शब्द होंगे अकारांत शब्द पुल्लिंग में, और अकारांत का भी ध्यान रखें कि प्रायः अकारांत शब्द पुल्लिंग आ जाते हैं। जो प्रायः अकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बालक शब्द रूप हमने एक शब्द रूप याद कर लिया, तो अकारांत याद कर लिया। तो अकारांत से जितने शब्द होंगे विद्यालय, अध्यापक, शिक्षक इत्यादि, इस प्रकार के वृक्ष इत्यादि बहुत सारे शब्द होंगे जो अकारांत पुल्लिंग होंगे। यह सब विद्यालय के समान चलेंगे, बालक के समान चलेंगे, राम के समान चलेंगे। कोई एक शब्द रूप आप याद कर लें। जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बालक का दिखा दे रहे हैं बोल के, बालकः, बालकौ, बालका, प्रथमा तीनों वचन है। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये बालक शब्द है। अब कोई कहे कि राम शब्द रूप सुनाइए, तो जैसे आपसे पूछा जाए राम, इसमें भी क्या है, व में आ है तो ये अकारांत है, तो सेम वैसे भी हो जाएगा। जैसे बालका, बालकौ, बालका, वैसे रामा, रामो, रामा। तो बालकम, बालकौ, बालकान, रामम, रामौ, रामान। उसी प्रकार आगे चलेगा, रामे, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो याद करेंगे, आगे भी आएगा आपको तो काम करेगा। और लता शब्द रूप जैसे है आकारांत स्त्रीलिंग है, सेम इसी के प्रकार जितने आकारांत स्त्रीलिंग होंगे वह लता के समान चलेंगे। अब आते हैं हम धातु रूप पे। धातु रूप में पठ और भू, पठ और भू दो ही धातु रूप आपको पढ़ना है, जिसमें पांचों लकार में है। अब आइए यहाँ लिखते हैं पठ धातु। पठ धातु पांचों लकार में आपको पढ़ना है। कौन कौन से? लट लकार। लट लकार का मतलब पहला जो है लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आ जाता है लिट लकार मतलब भविष्यत काल, और तीसरा लंग लकार भूतकाल, चौथा लोट लकार अर्थात आदेश, या कहीं कहीं इसको आज्ञार्थक भी कहते हैं, होता ही है, कहते क्या है, आज्ञार्थक। अब पांचवा आइए विधिलिंग लकार। इसमें होता है प्रार्थना या चाहिए, रिक्वेस्ट के अर्थ में। यहाँ आदेश देने के अर्थ में, यहाँ रिक्वेस्ट के अर्थ में। जब हम अपने से बड़ों के लिए कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए विधिलिंग लगाते हैं, और कहीं आदेश देना है वहां पे लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो हिंदी और इंग्लिश में आप लोग पढ़े हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वही है प्रेजेंट टेंस अर्थात लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, लंग लकार भूतकाल मतलब पास्ट
क्रियाओं को देखते हैं। पठ और भू आपको लिखना है, पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि ये शब्द आपको पढ़ना है परस्मय पद, परस्मय पद में है। और परस्मय पद की यदि मान लीजिए आप जो है लट लकार के प्रत्यय को आपने ध्यान में रख लिया, रटने की बात नहीं, समझने की बच्चों बात है। तो एक हम बता देते हैं कैसे बनेगा, अभी आप समझ लिए, अब इसको हम मिटाते हैं। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो मिटाते हैं। अब आप जानेंगे कि लट लकार में जो प्रत्यय होते हैं परस्मय पद के, वो किस प्रकार से हम धातु में प्रयोग करते हैं। जैसे लट लकार का प्रत्यय आपको लिख के बताते हैं, मतलब वर्तमान काल आप ध्यान में रखिएगा, वर्तमान काल। अब ये हो गया प्रथम पुरुष, पुरुष यहां लिखते हैं। यहां हम लिखते हैं पुरुष, यहां लिखते हैं एक वचन, यहां लिखते हैं द्विवचन, आगे लिखते हैं, थोड़ा सा दूरी दूरी तो हो गया, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रत्यय क्या है, यहां लिख रहे हैं प्रथम, अर्थात प्रथम पुरुष, फिर आ जाए मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष, यही चीज। अब हम यहां देखते हैं प्रत्यय में कि ती प्रत्यय लगा और ता प्रत्यय लगा और अंति हो गया, तीता अंति। फिर क्या आया, सी, तो तीता अंति, सी, था, बहुवचन। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, आमी, आवह और आमा, बहुवचन में लगता है। ये बच्चों प्रत्यय है। इसका लाभ क्या है कि परस्मय पद के लट लकार में आप जितने भी धातु जानते हैं या पढ़ सकते हैं, पठ, गम, भू, हंस, जल, क्रीड, खाद इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय होंगे, ये धातु होंगे जो इसके अनुसार चलेंगे। एक याद किया मतलब आप सैकड़ों धातु परस्मय पद के याद कर लिए। इसलिए रटना नहीं है, बात को समझना है। जैसे तीता अंति आप लोगों को याद भी होगा, पढ़ाया गया है। अब आइए इसमें जोड़ के दिखाते हैं कि तीता अंति में कैसे होगा। जैसे आपको पढ़ना है पठ, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठानि, पठावा, पठामा। भू पढ़ना है तो भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवावा, भवामा। अगला मान लीजिए कोई दूसरा धातु रूप है, लिख है तो लिखत, लिखता, लिखन्ति, लिखस, लिखता, लिखत, लिखानि, लिखावा, लिखामा। आगे आपकी परीक्षा जो है उसमें भी और आगे के वर्गों में भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये कैसे लगेंगे ये आप एक धातु रूप में समझिए। उसी प्रकार हम लोग पांचों प्रकार में इन प्रत्ययों के हिसाब से। अब टी प्रत्यय था, पठ धातु को पहले लगाते हैं, लिखते हैं पठ धातु। मान लीजिए सबसे पहले पठ माने पढ़ना, तो पठ टी प्रत्यय था तो पाठ टी, ता प्रत्यय था तो पाठ ता। धातु वही है, केवल हमारा प्रत्यय चेंज हो रहा है। तो पठति, पठता, पठन्ति, अंति था तो पठन्ति बन गया। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में सी था तो क्या हो जाएगा, पठ सी। फिर क्या हो जाएगा, पठ धातु था प्रत्यय तो पठ
पठामी, आवा से पठावा और आमा से पठामा। आगे हम लिख लगा में देखें तो उसका इष्यति इष्यता इष्यति बनता है, इष्यसि इष्यथा इष्यति श्यामी श्यामा श्यामा। उसी प्रकार जब हम पठ धातु फिर उसमें जोड़ेंगे तो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। भू का देख लें, भवति भवता भवन्ति भवसि भवथा भवत भवामि भवावा भवामा। उसी प्रकार जब हम लिट लकार में देखते हैं तो भविष्य भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यथा भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। ये धातु हमारा हो गया। अब आते हैं प्रत्यय में। तो प्रत्यय हम लोग को पढ़ना है, यहाँ देखिए कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके। कहाँ प्रयोग किया जाता है कि जब वाक्य में एक क्रिया करके दूसरी क्रिया किया जाए वहां पे कर्ता और लेप का प्रयोग होता है। हम लोग को कर्ता ये पढ़ना है करके। अब यहां देखिए कर्ता में क्या होता है कि जैसे वाक्य मान लीजिए ऐसा हो कि वह पढ़कर खेलता है, वह पढ़कर खेलता है। अब देखिए पढ़ना भी क्रिया हुआ और खेलना भी क्रिया हुआ। तो एक वाक्य में वह पढ़कर और उसके बाद खेलता है, पढ़ने के पश्चात खेलता है। तो यहाँ जहां अभी करके लगा है तो पढ़कर में क्या होगा, कत्वा या लेटर का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा, सह मतलब वह, पठ धातु है कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा पठित्वा, और खेलता है क्रीडति, वह पढ़कर खेलता है। इसका क्या बना, सह पठित्वा क्रीडति, वह खाकर सोता है, सह खादित्वा स्वपति, वह समझ कर लिखता है, सह अवगम्य लिखति, वह हंस करके बोलता है, सह हंसित्वा वदति। अब ये जो वाक्य में हुआ धातु के अनुसार कैसे लगेगा, जैसे गम धातु जोड़ कत्वा प्रत्यय क्या बनेगा गत्वा, पठ धातु जोड़ कत्वा प्रत्यय क्या बनेगा पठित्वा, भ्रम धातु कत्वा प्रत्यय क्या बनेगा भ्रमित्वा, लीक धातु जोड़ कत्वा प्रत्यय क्या बनेगा लेखित्वा। इस प्रकार से आगे के हम धातुओं को जोड़ के बता दें। गम धातु तो हो गया यहाँ, अब क्या हुआ भ्रम धातु, भ्रम कत्वा भ्रमित्वा, नृत कत्वा नृतित्वा, खाद कत्वा खादित्वा, पठ कत्वा पठित्वा, बद कत्वा बदित्वा इत्यादि। इस प्रकार हम इस धातु को प्रत्यय को बना सकते हैं। आपको प्रश्न में कैसे पूछे जाएंगे ये बात ध्यान रखिए। जैसे गम जोड़ कत्वा, और यहाँ जो है ये लिखा नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तो क्या लिखेंगे, आपको बनाना होगा कि गम कत्वा से क्या बनेगा, पठ कत्वा से क्या बनेगा। अब फिर उलट के सवाल दे दें कि पठित्वा लिख दे, तब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पठ जोड़ कत्वा। बदित्वा हो तो बद जोड़ कत्वा, या फिर वाक्य में दे दे तो आपको कहा कि कत्वा
तो इसमें क्या हो जाएगा, बदित्वा। श्यामा हसित्वा क्रीडति, वह हंसकर खेलता है, तो क्या होगा, हसित्वा में बनेगा। इस प्रकार से आपके ये प्रत्यय हुए। अब आता है संख्या। अब हम देखें संख्या को। तो हम लोगों ने अभी सिलेबस में यहां पर पढ़ लिया दीर्घ संधि, बालक तथा शब्दरूप, धातु रूप में पठ भूप पढ़ लिया, तत्वा प्रत्यय पढ़ लिया। अब संख्या आता है। संख्या बच्चों पढ़ना है 1 से 25 तक। आप लोगों को लिखवाया भी गया है, ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में होते हैं, बाकी वैसे होते हैं सेम, तीनों लिंगों में सेम ही प्रयोग किए जाते हैं। तो एकः लिख के बता देते हैं, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ये क्या हो गया, 10 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं 11 से। आपको संख्या भी लिखते चले, 1 2 3, किसी को सस्पेंशन नहीं होगा, 5 6 7 8, यहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहां से हम आते हैं 11, मतलब 11, 12, द्वा, 10, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, फिर 15 का पंचदश। ठीक हो गया। अब आते हैं 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश, 19 का नवदश। कहीं कहीं एकोनविंशति होता है। एकोनविंशति मतलब विंशति माने 20, एकोन मतलब एक नहीं है, इसमें 20 में एक नहीं है, 20 में तो क्या होगा, 19 होगा ना। इसको संस्कृत में कहते हैं एकोनविंशति। 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, और 24 को चतुर्विंशति। चतुर्विंशति। 25 को नोट कर लीजिए, आगे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। नोट कर दिया आपने, उधर वाला छोड़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो 24 तक 24 तक हम लोगों ने लिखा। 25 को पंचविंशति, 26 को षड
विंशति पढ़ना है आपको 25 तक की षड्विंशति। फिर आगे हो जाएगा सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयोचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् कह लीजिए या 49 कह लीजिए, 50 अर्थात 50 तक की काउंटिंग आपकी समाप्त हो गई। ऐसे हम लोग स्मरण कर लेंगे। 1 से 9 तक आप करें, उसके बाद आप स्वतः ही करने लगेंगे, बनाने लगेंगे। अब आते हैं अंतिम सिलेबस के ग्रामर में अंतिम जो है वह है अव्यय। बच्चों अव्यय इसका परिभाषा होता है न व्ययति इति अव्ययः, जो व्यय नहीं होता है, जिसको हम लोग जो तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में समान ही प्रयोग होता है। परिभाषा हो जाएगा न व्ययति इति अव्ययः। ये आप लोगों को पढ़ना है कौन कौन सा प्रत्यय। पहले इसका हिंदी हम लिख लेंगे, एकदा। एकदा, एकदा माने एक बार, हिंदी हो गया। फिर क्या है पुत्र, पुत्र मतलब कहां। अगला क्या है न मतलब नहीं। नेक्स्ट अत्र, अत्र मतलब यहां। फिर है तत्र, इसका अर्थ होता है वहां। प्रयोग हम थोड़ा देख लें। एकदा प्रयोग करेंगे, एकदा एक राजा अस्ति, एक बार एक राजा था, ऐसा हो गया। पुत्र त्वं पुत्र गच्छति, यहाँ पर चलिए वाक्य में प्रयोग कर दें। एकदा एकः चेंज कर दिए, सिंहा आसीत्, एक बार एक शेर था। ठीक हो गया। अव्यय प्रत्यय ये हो गया। फिर आगे त्वं पुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रहे हो। फिर होगा न, अहम न पठामि, अहम न पठामि, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये हो गया। अत्र रामः अत्र आगच्छत्, राम यहाँ हो। तत्र श्यामः तत्र गच्छति, श्यामः तत्र गच्छति। अब ऐसे आ रहे हैं, लाइन करिए, अव्यय पदों को चुन के लिखिए। तो एकदा, पुत्र, न, अत्र, तत्र। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने क्लास 6 के पूरे ग्रामर को हम लोगों ने अभ्यास किया। इसको बढ़िया से अभ्यास करिए और परीक्षाओं में आप अच्छे अंक पा सकते हैं। ये 3 चैप्टर का वीडियो कल हम इससे प्रश्न बना करके और डालेंगे कि कैसे इसको हम लोग प्रश्न बनाएं, कैसे पढ़ें। इसको रखना नहीं है, बस समझ लेना है, आपको स्मरण में रखना है, तो आपसे सारे प्रश्न इससे संबंधित बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत
नहीं होगा।